हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इसके अंतर्गत दृष्टि आयोग द्वारा पब्लिश किया गया प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जा रहा है। अभी जो टेस्ट सीरीज है वो सीरीज डी है। इसका जो पहला पार्ट है वो अपलोड कर दिया जा चुका है, जिसके अंतर्गत हम लोग 75 प्रश्नों को सॉल्व किए थे। बाकी इसके सेकेंड पार्ट इस वीडियो में हम लोग बाकी जो 75 प्रश्न बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। और साथियों, अगर रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन करने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे साथ जुड़ करके आप जो है कर सकते हैं। साथियों, क्वेश्चन को सॉल्व कराने के साथ साथ प्रॉपर जो है एक्सप्लेनेशन के साथ जो सॉल्व कराया जाता है, जिससे उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो भी डाउट बने वो डाउट आपके क्लियर हो जाए। और यहाँ आपके डाउट जो है क्लियर करने की कोशिश की जाती है, जिससे कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और एग्ज़ाम में जो है आप अगर इन क्वेश्चनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस कोई भी प्रश्न देखने को मिले तो आप उसे अच्छा आसानी से जो है आराम से सॉल्व कर पाएँ और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ बन करके अपने तैयारी को जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ प्रैक्टिस सेट की हम शुरुआत करेंगे। इसमें जो है बाकी जो 75 प्रश्न बचे हैं उनको सॉल्व किया जाएगा और इसका पीडीएफ भी इस वीडियो के बाद अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है। तो वहाँ से आप लोग जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि क्वेश्चंस आप लोग मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताएं और देखिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस जो हैं सही हो रहे हैं। ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। और एक बार जैसे इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है, एक बार यहाँ सॉल्व करने के बाद वहाँ पे उसका आंसर तो नहीं है, केवल प्रैक्टिस सेट है, तो वहाँ पे एक बार आप खुद से सॉल्व करिए और देखिए कि फिर आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपकी तैयारी में प्रदर्शन में जो कह सकते हैं कि एक सुधार होगा। ठीक है, और अच्छे से जो है आप मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। और साथियों, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एज इट इज़ यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। तो प्रॉपर जो है इसलिए एक्सप्लेन किया जाता है कि उनसे रिलेटेड जो भी डाउट हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर से इनके इर्द गिर्द कोई जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए। ये प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो करंट अफेयर वाला पोर्सन है उसे भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। आप बस अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए, बटरफ्लाई माइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अत्यंत संवेदनशील एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग है जिसका पता लगाना आसान होता है क्योंकि यह प्लास्टिक की बनी होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के अपने इंटेलिजेंस असेसमेंट में डोनेटस्क और जो क्रामाटोस्क है, यहाँ पे रूसी सेना द्वारा पीएफएम फर्स्ट श्रृंखला बटरफ्लाई माइन के संभावित उपयोग को लेकर के चिंता व्यक्त किया गया है। यह बटरफ्लाई माइन है क्या? यह अत्यंत संवेदनशील एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग होता है जो 5 किलोमीटर का एक प्रयुक्त पेलोड खदान में विस्फोट करने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, और छोटे बच्चों के लिए भी यह बेहद खतरनाक है। पीएफएम फर्स्ट और पीएफएम फर्स्ट एस के बीच में बड़ा अंतर होता है। पीएफएम फर्स्ट एस यह स्व विनाशक तंत्र है जो 1 से लेकर के 40 घंटे के भीतर सक्रिय हो जाता है। ठीक है, इसे हेलीकॉप्टर से या तोपखाने और मोर्टार के गोलियां या बारूद से जो है इसे बैलिस्टिक प्रसार की भांति मतलब इसे जो है गिराया जा सकता है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? द वेजिटेरियन, टॉम्ब ऑफ सैंड, द फोर बुक्स या वाइट हंगर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉम्ब ऑफ सैंड को। देखिए, टॉम्ब ऑफ सैंड किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक बन गई है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है बन सकता है। यह भारतीय पहली बुक है जिसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो और मूल रूप से यह हिंदी में रेत समाधि के रूप में लिखी गई थी। ठीक, और इसकी लेखिका थी गीतांजलि श्री, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। लेकिन डेजी रॉकवेल द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। किसके द्वारा? डेजी रॉकवेल द्वारा। अगर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात किया जाए तो यह वार्षिक रूप से किसी एक पुस्तक को प्रदान किया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो और यूके या आयरलैंड में इसे प्रकाशित किया गया हो। उपन्यास, लघु और कथाओं के संग्रह दोनों ही इसके लिए पात्र होते हैं, चाहे वो लघु कथा हो या फिर से उपन्यास संग्रह हो।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में की गई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 ईस्वी में। इस पुरस्कार का उद्देश्य होता है विश्व भर में उच्च गुणवत्ता वाले उपन्यासों को अधिक से अधिक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। अनुवादकों के महत्वपूर्ण काम का जश्न मनाया जाता है, जिसमें 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है, और प्रत्येक शार्ट लिस्ट किए गए लेखक और अनुवादक को 25,000 का जो पाउंड है या 2500 पाउंड जो है प्राप्त किया जाता है, मतलब उन्हें दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह भारतीय पहली बुक है जिसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2005 से यह दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, यांकती कूटी घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह उत्तराखंड में स्थित है। यांकती कूटी घाटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में चरम पूर्वी भाग में स्थित है। अध्ययन के अनुसार डेटिंग सामग्री की कमी की वजह से इन क्षेत्रों में दुर्गमता बनी हुई है, जो मध्य हिमालय में हिमनदियों की भू आकृतियों को कालानुक्रमिक आंकड़ों तक सीमित करती है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में स्थित है यांकती कूटी घाटी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंचायत शासकों का घर था? जिला पंचाल शासकों का घर था 5वीं शताब्दी में? अलीगढ़, संभल, हाथरस या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संभल। देखिए, संभल को 2011 में मुरादाबाद जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। यह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान पांचाल शासकों का घर था, जो बाद में सम्राट अशोक के साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया था। तो पांचाल शासकों का घर कौन था? ये था आपका संभल। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहीद दिवस मनाया जाता है कब? 14 जून को, 9 मई को, 9 जून को या 14 मई को? इसका सही आंसर है साथी ऑप्शन सी, 9 जून को। देखिए, प्रतिवर्ष 9 जून को बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहीद दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में संस्कृति राज्य मंत्री भारत सरकार ने नई दिल्ली में 9 जून 2022 को उनके 306वें शहीद दिवस में पहले बंदा सिंह बहादुर शहादत स्मारक पोस्ट का विमोचन किया। उनका मूल नाम क्या था? बाबा माधवदास, और वे एक बैरागी साधु थे। उन्होंने मुगलों के दमनकारी शासन से देश को राष्ट्रीय जागृति और मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा था। वह और उसका पुत्र अजय सिंह 9 जून 1716 को मेहरौली में तथाकथित सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कब्र के रास्ते उनके अन्य 18 साथियों के साथ शहीद हो गए थे, और उनकी शानदार शहादत ने गुरु ग्रंथ साहिब में भगत कबीर के गायन को मान्यता दिया है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब, मतलब इसकी शुरुआत जो है कब से मनाया जाए? 2022 से। ठीक है, याद रखिएगा, और 9 जून को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? रोजर फेडरर ने, नोवाक जोकोविक ने, राफेल नडाल ने या कार्लेस अल्कराज ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राफेल नडाल द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। देखिए, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में ईगा स्विएटेक ने महिला एकल का खिताब जीता और राफेल नडाल ने पुरुष एकल का। महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्विएटेक ने, और पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल द्वारा जीता गया था। अगर हम फ्रेंच ओपन को रोलैंड गॉरेस के नाम से भी जाना जाता है, फ्रेंच ओपन जो है इसे रोलैंड गॉरोस के नाम से भी जाना जाता है, और जो एक फ्रेंच एविएट है, यह 4 वर्षीय ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से दूसरा टूर्नामेंट है। अन्य 3 टूर्नामेंटों में कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है और विंबलडन है। ठीक है, तो किसके द्वारा जीता गया था? राफेल नडाल द्वारा जीता गया था पुरुष एकल का खिताब, और महिला एकल का जो खिताब है वह ईगा स्विएटेक द्वारा जीता गया था। थाड़े क्रीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अरब सागर के तटरेखा में एक इनलेट है। थाड़े क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में नामित करता है। नर्मदा नदी एक दलदल में ठारे क्रीक के लिए जल का सबसे बड़ा स्रोत है। इसका निर्माण अपरदनात्मक गतिविधियों के कारण हुआ है। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना, 1 2 1 4, 3 4 या 2 3। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 सही है। देखिए, अगर हम ठारे क्रीक के बारे में बात करें तो यह अरब सागर की तटरेखा पर स्थित एक प्रवेश द्वार है जो मुंबई शहर को भारतीय मुख्य भूमि से अलग करता है। क्रीक 2 भागों में विभाजित किया गया है, घोड़बंदर ठाड़े स्ट्रेच और ठारे ट्राम्बे। इसके नीचे पड़े भूकंपीय दोषों के कारण इसका निर्माण हुआ जो उरड़ से ठाड़े तक चलता है। ठीक है, और तो पहले चौथा कथन जो है ये गलत है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसका निर्माण अपरदनात्मक गतिविधियों के कारण हुआ है, यह गलत है। इसका जो निर्माण है वह भूकंपीय दोषों के कारण हुआ है। ठीक, उल्हास नदी एक दलदल में ठारे क्रीक से नहीं, उल्हास नदी जो है वह एक दलदल में ठारे क्रीक के लिए पानी का सबसे बड़ा स्रोत है।
जबकि इसमें क्या कह रहा है कि नर्मदा नदी दलदल में ठारे क्रीक के लिए सबसे बड़ा जल का स्रोत है, यह गलत है। नर्मदा नदी नहीं है, उल्हास नदी जो है वह सबसे बड़ा स्रोत है जल का, ठीक है। इसे रामसर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। और यह मालवन अभयारण्य के बाद महाराष्ट्र का दूसरा समुद्री अभयारण्य है और ठारे क्रीक के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में सूचित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पक्षियों की 167 प्रजातियाँ पाई जाती है, मछलियों की 45, तितलियों की 60 प्रजातियाँ, कीटों की 67, ये सब जो प्रजातियाँ हैं विभिन्न जंतुओं के जीवों की वो यहाँ पे पाई जाती हैं। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में विश्व खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, पूजा रानी या मैरी कॉम? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निखत जरीन। देखिए भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन इस्तांबुल में विश्व महिला क्रिकेट चैंपियनशिप जो 2022 में आयोजित किया गया था और इन्होंने 52 किलोग्राम वर्ग में थाईलैंड के ओलंपियन जो जूतामास जितपोंग थे इनको हरा करके विश्व खिताब जीती हैं और यह 5वीं भारतीय महिला बनी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मनीषा मौन और परवीन हुड्डा ने भी अलग अलग वर्ग में 57 किलोग्राम और 63 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। कौन कौन? मनीषा मौन जो है 57 किलोग्राम भार में और परवीन हुड्डा 63 किलोग्राम भार में कांस्य पदक इन लोगों के द्वारा जीता गया है। और भारत ने आखिरी बार यह विश्व खिताब कब जीता था? तो मैरी कॉम द्वारा यह जीता गया था 2018 में। दिल्ली में जो छठी बार चैंपियनशिप हुआ था उसमें मैरी कॉम द्वारा जीता गया था 2018 में, ठीक है। और विश्व चैंपियन के 12वें संस्करण में भारत की पदक तालिका की अगर हम बात करें तो टोटल जो है 39 पदक जीता गया था। टोटल 39 पदक जीता गया था, जिसमें से 10 जो है वह गोल्ड था, 10 गोल्ड था, 8 रजत था, 21 कांस्य पदक शामिल था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर ये पूछ ले कि विश्व खिताब जीतने वाली अन्य भारतीय महिलाओं में जो 6 बार जीता गया था उसकी चैंपियन मैरी कॉम थी। कब कब थी? 2002 में, 2005 में, 2006, 2008, 2010 और 2018 में, जिसमें से सरिता देवी 2006 में और RL जेनी जो है वह 2006 में और केसी लेखा 2006 में, इनके द्वारा यह खिताब जीता गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकटक में। देखिए लोकटक झील जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील पर स्थित कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर का डांसिंग डियर संगाई जो कि मणिपुर का राज्य पशु है, यह अंतिम प्राकृतिक आवास है इसका, ठीक है। तो जिसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, पहला लैवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया था? दिल्ली, असम, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। देखिए हाल ही में जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। लैवेंडर की खेती ने जम्मू और कश्मीर के दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग 5000 किसानों और युवा उद्यमियों के लिए रोजगार का अवसर दिया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडिया 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 #100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप जारी किया गया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, नीति आयोग या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जो है यह रोडमैप जारी किया गया है। देखिए अगस्त 2022 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया गया है। यह प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद डॉक्टर अमित कपूर के नेतृत्व वाली इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर माइकल ई पॉवर्ट और डॉक्टर क्रिश्चियन केटल्स के एक समन्वित प्रयास द्वारा जारी किया गया है। यह रोडमैप जो है 4S सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है, ठीक है। 4S सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है और इसके विशिष्ट क्षेत्रों की बात करें तो नीतियों के माध्यम से 2047 तक भारत को उच्च आय वाला देश बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। कब तक? 2047 तक। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया था? 1 जुलाई 2022 को, 1 जून 2022, 25 मई 2022 या 25 जुलाई 2022? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2022 को पूरे भारत में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक को बैन कर दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है आपके 7 अगस्त को। उद्यमी भारत कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कार्यक्रम 30 जून 2022 को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान MSME के प्रदर्शन को बढ़ाना और तीव्र करना, इसके लिए रैंप योजना की शुरुआत की गई थी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
ए, बी, सी या फिर डी? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए 30 जून 2022 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रमुख पहल एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ावा और तीव्र करना रैंप योजना, पहली बार एमएसएमई निर्यातकों की क्षमता निर्माण करने के लिए सीबीएफटीई योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए पीएमईजीपी की नई पहल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मौजूदा एमएसएमई योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि के साथ साथ राज्यों में एमएसएमई की कार्यान्वयन जो क्षमता है उसके कवरेज को बढ़ाना है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके सहयोग से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी द्वारा ग्रैंड हैकथॉन आयोजित किया गया था? खाद्य और कृषि संगठन एफएओ, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो या फिर राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये नाबार्ड के सहयोग से विकसित किया गया है। देखिए नाबार्ड के सहयोग से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी द्वारा 3 दिवसीय ग्रैंड हैकथॉन का आयोजन किया गया है और इसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल लॉन्च किया था। इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक एग्री गोट चैलेंज और दूसरा एग्री इनोवेशन हैकथॉन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रंजना प्रकाश देसाई, निधि राजदान, फेयर डिसूजा या संजना गणेशन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंजना प्रकाश देसाई। देखिए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अगर हम बात करें भारतीय प्रेस परिषद, यह एक वैधानिक निकाय है जिसे प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत प्रिंट मीडिया और कार्यों के संचालन के नियंत्रण के लिए इसकी स्थापना की गई थी और यह एक अर्ध न्यायिक निकाय भी है। ठीक है, इसकी नियुक्ति 3 सदस्यीय चयन समिति द्वारा की जाती है जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, पीसीआई के सदस्य द्वारा इस उद्देश्यों के लिए चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन महिला सुरक्षा शुरू किया गया था किसके द्वारा? ऑपरेशन महिला सुरक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सशस्त्र सीमा बल द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 3 मई से लेकर के 31 मई तक, 3 से लेकर के 31 मई तक इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, आरपीएफ द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और अगर हम बात करें ऑपरेशन महिला सुरक्षा शुरू किया गया था, ऑपरेशन महिला सुरक्षा के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल ने 7,000 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो अनधिकृत तरीके से महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में यात्रा कर रहे थे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जो महिला बोगी में लोग सफ़र करते हैं उन लोगों को बेसिकली वो किया गया था टारगेट। ठीक है, नैरोबी मक्खियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे ड्रैगन बग के नाम से जाना जाता है। वे एक शक्तिशाली अम्लीय पदार्थ छोड़ सकते हैं जो मानव त्वचा पर जलन पैदा करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए पूर्वी अफ्रीका की स्थानीय कीट प्रजाति है नैरोबी मक्खियाँ, जिन्हें केन्याई मक्खी या ड्रैगन बग के नाम से भी जाना जाता है। इनकी 2 प्रजातियाँ होती हैं, ये छोटे भंगुर कीट जैसे होती हैं, एक है पेडरस एक्जीमियस और दूसरा पेडरस सीबियस। ठीक है, और मानव पर अगर इनके प्रभाव की बात करें, यह कीट आमतौर पर काटते नहीं हैं लेकिन ये मानव त्वचा पर रहने के दौरान हानिकारक होते हैं क्योंकि ये शक्तिशाली अम्लीय पदार्थ छोड़ सकते हैं जो मानव त्वचा पर जलन पैदा करता है। ठीक है, तो दोनों कथन जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण हेतु पेरोल ऑटोमेशन PADMA का उद्घाटन किया है? वित्त मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। देखिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने मासिक भत्ते के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन या PADMA का उद्घाटन किया है। भारतीय तटरक्षक बलों के लिए एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है, किसके द्वारा है? किसके लिए है? भारतीय तटरक्षक बलों के लिए। ठीक है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 2020 और 2021 के बीच दुनिया भर में अफीम का उत्पादन 7% बढ़ा है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक और दो, दोनों, केवल 2 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए इसे ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC द्वारा जारी किया जाता है और भारत उपयोगकर्ताओं के मामले में विश्व के सबसे बड़े अफीम बाज़ारों में से एक है और यह संभवतः बढ़ी हुई आपूर्ति के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। भारत में 2020 में 5.2 टन अफीम की चौथी सबसे बड़ी मात्रा जब्त की गई थी। ठीक है,
तो दोनों कथन जो है इसके संदर्भ में सही है। अगर हम बात करें विश्व भर की अफीम का उत्पादन 2020 और 21 के बीच 7% बढ़ा है और 7% बढ़ करके यह 7,930 टन हो गया है, जो मुख्य रूप से अफगानिस्तान में उत्पादन में वृद्धि के कारण हुआ है। ठीक है, ताइवान अफगानिस्तान में जो नई सरकार बनने के बाद, या कह सकते हैं कि वहाँ पे अफीम का उत्पादन, जैसे इतनी बेरोजगारी, चरम बेरोजगारी है, ठीक है, तो इसके बाद जो है वहाँ अफीम का उत्पादन बहुत व्यापक स्तर पे बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निदान पोर्टल विकसित किया गया है किसके द्वारा? केंद्रीय जांच ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय या आयकर विभाग? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा निदान पोर्टल का विकास किया गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया था? बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता विभाग, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग? इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2 3 2 3 या फिर 2 3 4? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 सही है। देखिए, जून 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया था। और अगर बात करें, इसका आयोजन BIRAC की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किया गया था। इस एक्सपो की थीम है बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन आत्मनिर्भर भारत की ओर। प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो देश का यह पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो देश में बायोटेक के क्षेत्र की विशाल वृद्धि का प्रतिबिंब है। ठीक है, संख्या के तौर पर देखें तो 8 वर्ष पहले हमारे देश में केवल कुछ 100 स्टार्टअप थे, लेकिन आज उनकी संख्या बढ़ करके 70,000 के करीब हो गई है। लगभग 60 विभिन्न देशों में कार्यरत हैं और बायोटेक उद्योग से जुड़ी स्टार्टअप कंपनियों की संख्या 5,000 से अधिक है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है, याद रखिएगा। द शुगर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मतलब किस वर्ष में की गई थी? 1956, 1936, 1925 या 1920? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, जुलाई 2022 को गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में द शुगर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 80वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया चीनी उद्योग और संबंधित क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संघ है। इसकी स्थापना की गई थी 1925 में। यह एक गैर लाभकारी संगठन है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई है? संभव पोर्टल, मंथन प्लेटफॉर्म, प्राप्ति या समाधान? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मंथन प्लेटफॉर्म। देखिए, भारत सरकार ने उद्योग और अनुसंधान संस्थान के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए मंथन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह फोरम विश्वोन्मुखी विज्ञान नवाचार प्रौद्योगिकी आधारित विकास के लिए एक रूपरेखा विकसित करेगा। सूचना के सूत्रों, प्रदर्शनियों और घटनाओं के माध्यम से ज्ञान को आदान प्रदान तथा संवाद की सुविधाएं प्रदान करेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें अपने वनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न वनीकरण अभियान चलाती हैं। इसमें जल भागीदारों वाले सामूहिक वृक्षारोपण अभियान भी शामिल है। मंत्रालय ने वन हरियाली महोत्सव, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व वानिकी दिवस जैसे अवसरों पर विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई अधिसूचनाएं जारी भी की थी। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। देखिए, वृक्षारोपण और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पुलिस संस्थान और दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से वृक्षारोपण अभियान चलाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया था। मंत्रालय ने वन हरियाली महोत्सव, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व वानिकी दिवस आदि जैसे अवसरों पर विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। तो दोनों विकल्प जो है सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, थेरी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर ओडिशा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह तमिलनाडु में है। देखिए, थेरी मरुस्थल की अगर हम बात करें तो यह तमिलनाडु राज्य के थूथुकुडी जिले में स्थित है और यहीं तक सीमित एक छोटा सा रेगिस्तान है जिसमें लाल रेत के टीले पाए जाते हैं। नशीले दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कब? 28 अप्रैल को, 26 मई को, 26 जून को या 28 मार्च को?
इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जून को मनाया जाता है। देखिए प्रतिवर्ष 26 जून को विश्व ड्रग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे नशीले दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है। तो जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्रिप्टो जैकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक साइबर अपराध है जहां हैक किए गए कंप्यूटरों के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी का खनन किया जाता है। एक बार क्रिप्टो जैकिंग हो जाने के बाद पीड़ित लोग अपने सिस्टम के नेटवर्क में प्रवेश करने में असमर्थ हो जाते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या है? एक और दो दोनों, केवल दो, यानी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है, पहला सही है। देखिए यह कि कंप्यूटर का साइबर क्राइम है जिसमें हैक किए गए कंप्यूटर के जरिए क्रिप्टो करेंसी को माइन किया जाता है, ठीक है। और इसमें पीड़ित को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उनके कंप्यूटर या नेटवर्क को पहले ही हैक कर लिया गया है, ठीक है। तो इस दूसरा जो गलत है, इसमें पीड़ित को पता नहीं होता है, ठीक है। जैसे कह रहा है कि पीड़ित लोग अपने सिस्टम के नेटवर्क में प्रवेश करने में असमर्थ हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनका कंप्यूटर या उनका सिस्टम जो है हैक हो गया है, ठीक। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट नहीं पाया जाता है? चित्रकूट, सोनभद्र, झांसी या फिर बादा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झांसी जिले में बॉक्साइट नहीं पाया जाता है। देखिए बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का एक प्राथमिक अयस्क होता है, बॉक्साइट खनिज नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। यह मुख्य रूप से एल्यूमिनियम युक्त खनिजों से बनी एक चट्टान है। यह तब बनती है जब गीली उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में लेटराइट मिट्टी, सिलिका और अन्य घुलनशील पदार्थों से गंभीर रूप से निक्षालित होती है। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट जो है चित्रकूट, सोनभद्र, चंदौली, बादा आदि जिलों में जो है पाई जाती है। झांसी में बॉक्साइट के भंडार या कह सकते हैं कि बॉक्साइट निक्षेप नहीं पाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? नासिक में, पुणे में, मुंबई में या नागपुर में? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए प्रधानमंत्री द्वारा महाराष्ट्र के पुणे के पास देहू गांव में जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और यह जो है तुकाराम न केवल वर्तमान समाज के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी आशा के किरण हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तुकाराम जो है वारकारी संप्रदाय के एक संत थे जो अभंग, भक्ति, कविता और समुदाय उन्मुख पूजा के लिए प्रसिद्ध आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से कीर्तन के रूप में यह जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या पंबा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कावेरी नदी के तट पर। देखिए भारतीय राज्य कर्नाटक में श्रीरंगपट्टनम शहर के पास स्थित है और यह पक्षी अभयारण्य कावेरी नदी के तट पर स्थित है। इसका नाम जो है हिंदू भगवान विष्णु के अवतार श्री रंगनाथ स्वामी के नाम पर रखा गया है। और कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में स्थित है रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य और कावेरी नदी के तट पर स्थित है। साइबर हेल्प डेस्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे उत्तर प्रदेश के सभी थानों में स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक जोनल स्तर पर एक डिजिटल फॉरेंसिक लैब और एक साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित किया जाएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक और दो दोनों, केवल दो या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए गृह विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार ने साइबर अपराध पर नज़र रखने के लिए सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक अंचल स्तर पर एक डिजिटल फॉरेंसिक लैब और एक साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी। तो दोनों कथन जो है वो सही है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। उषा मेहता ने आंदोलन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक भूमिगत रेडियो स्टेशन शुरू की थी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। इसका सही आंसर साथी ऑप्शन बी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। देखिए 8 अगस्त 2022 को भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन को 80 साल पूरे किए, ठीक है, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। उस दिन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और बम्बई की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन का तत्कालिक कारण क्रिप्स मिशन का पतन था, ठीक। महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। उषा मेहता जैसी महिलाओं जो थी उन्होंने भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित किया और उसके माध्यम से क्रांतिकारी जो थे उन्हें मदद पहुंचाते थे, ठीक है। तो जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्रिज 84 कोस परिक्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह लगभग 264 किलोमीटर के बराबर है और यह 7 दिन की यात्रा है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक और दो दोनों, न केवल दो, न तो एक न तो दो। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन दो, मतलब दूसरा सही है, पहला जो है वो गलत है।
देखिए अगर हम बात करें कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण 2 साल के अंतराल के बाद ब्रिज 84 जो कोस परिक्रमा है उसे हाल ही में पुनः शुरू कर दिया गया है और यह भगवान कृष्ण का शाश्वत निवास माना जाता है ब्रिज, ठीक है, जो मथुरा है उसकी बात की जा रही है। 84 कोस यात्रा जो है वो ब्रज क्षेत्र की 252 किलोमीटर 84 कोस यात्रा तीर्थ है जिसमें 12 वन, 24 उद्यान, 24 कुंड अर्थात तालाब और बरसाना, नंदगांव, वृंदावन जैसे गांव शामिल हैं। मथुरा, कोसी, राधा कुंड और गोवर्धन आदि इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो इसकी टोटल जो दूरी है वह 252 किलोमीटर है, न कि 264, ठीक है, जबकि दूसरा सही है और यह 7 दिन की यात्रा होती है, ठीक है, तो दूसरा जो है वो सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार NHEA 2021 का विषय क्या है? सड़क निर्माण में नवाचार और उत्कृष्टता, राष्ट्रीय राजमार्गों का सतत निर्माण, सतत सड़क अवसंरचना का विकास, ऑल वेदर रोड और लास्ट माइल कनेक्टिविटी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सड़क निर्माण में नवाचार और उत्कृष्टता। यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार या नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका जो है कह सकते हैं कि विषय या थीम है, ठीक है। देखिए 2022 में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार की बात करें 2021, यह समारोह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो है इसका आयोजन किया गया था और इसका जो विषय है वह सड़क निर्माण में नवाचार और उत्कृष्टता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य की विधानसभा द्वारा की गई थी? असम, त्रिपुरा, केरल या बिहार? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल द्वारा। देखिए राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन की मेजबानी तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा द्वारा आज़ादी की अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें इस सम्मेलन में अपनाए गए महत्वपूर्ण संकल्प सार्वजनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को रोकने के लिए व्यापक कानून बनाना है और विधायिका में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय कानून बनाना है, ठीक है। जो 2007 से ही महिलाओं के लिए जो आपके विधानसभा लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण है वो अभी तक लंबित है लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, इसकी मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी और हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों, केवल दो या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहा है लेकिन क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा और हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। यह दूसरा जो है वो गलत है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें तो यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी और सबसे छोटी सीमा साझा करने वाले राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ इसकी सबसे लंबी सीमा लगती है और हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी, न कि हरियाणा, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई, 29 जुलाई, 28 जून या 29 जून? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, 28 जून को। 28 जून को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 2022 की थीम क्या है? ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, ठीक है, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, ठीक है, केयर क्लोजर टू यू, यह जो है इसका आप कह सकते हैं कि थीम है। इसका उद्देश्य क्या है कि हेपेटाइटिस देखभाल को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और समुदाय तक पहुंचाने की आवश्यकताओं को रेखांकित करना है। हेपेटाइटिस शब्द जो यकृत की किसी भी प्रकार की सूजन को संदर्भित करता है और आमतौर पर यह ABCD और E सहित हेपेटाइटिस यकृत निर्देशित वायरस के एक समूह के कारण होता है, ठीक है, यह वायरल डिजीज है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह नदी दी गई है और यह गंगा में विलय के स्थान दिए गए, मतलब कहाँ गंगा में, कहाँ किस जगह पे गंगा नदी में यह मिलती हैं, ठीक है। अगर बात करें हम कोसी की, कोसी नदी जो है कटिहार में गंगा नदी मिलती है। यमुना की बात करें तो यह प्रयागराज में मिलती हैं। वरुणा की बात करें यह वाराणसी में मिलती हैं और गंडक की बात करें तो यह कहाँ पे मिलती हैं? यह मिलती हैं आपके वरुणा की अगर हम बात करें, वरुणा मिलती है वाराणसी में, ठीक है, और गंडक मिलती है कहाँ पे? हजारीबाग में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 4 दिन, ठीक है। देखिए कोसी कटिहार में गंगा नदी मिलती है, यमुना प्रयागराज में, वरुणा वाराणसी में, तमसा नदी जो है वह बलिया में गंगा से मिलती है, टोंस नदी जो है वह सिरसा के पास गंगा में मिलती है और गंडक जो है वो हाजीपुर में गंगा से मिलती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। कच्छ द्वीप कहाँ पे है? द्वीप अंडमान में, लक्षद्वीप या उपयुक्त में से कोई नहीं?
कच्छल द्वीप के बारे में पूछ रहा है कि कच्छल द्वीप कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान में। देखिए कच्छल द्वीप अंडमान में एक द्वीप समूह है। इस स्थान को कभी तिहन्यू के नाम से जाना जाता था। यह स्वदेशी और यहाँ तक कि गैर स्वदेशी लोगों के लिए एक जगह है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, मंडल कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक ज्यामितीय डिजाइन है जो हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों में बहुत अधिक प्रतीकवादी है। मंडल का उपयोग ध्यान के साधन और प्रार्थना के प्रतीक के रूप में किया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। केवल एक और दो, दोनों, केवल दो या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए यह मंडल ज्यामितीय डिजाइन है जो कि हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों में बहुत अधिक प्रकृतिवादी रखता है। यह मैजिक सर्कल के रूप में एक संस्कृत शब्द है, तो पहला जो है वो सही हो जाता है। लोगों का मानना था कि मंडल ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है और ध्यान के साधन और प्रार्थना के प्रतीक के रूप में चीन, जापान और तिब्बत में सबसे अधिक प्रचलित है। तो दूसरा कथन जो है वो भी सही है। ठीक, अगर हिंदू धर्म में मंडल कला की बात करें तो हिंदू धर्म में एक साधारण मूल मंडल को एक यंत्र भी कहा जाता है जो एक केंद्र बिंदु के साथ एक चक्र धारण करने वाले 4 द्वारों के साथ एक वर्ग का रूप लेता है। और अगर बौद्ध धर्म में इसकी बात करें तो मंडलों को वज्रयान बौद्ध धर्म में संड पेंटिंग में भी विकसित किया गया है। मंडल की अनुत्तरोत्तर तंत्र ध्यान साधना का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। तो जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, झारखंड या मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जून 2022 में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया है। तो जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व नहीं है। दुधवा, हस्तिनापुर, अमानगढ़ या रानीपुर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हस्तिनापुर जो है उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व नहीं है। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA इसके द्वारा चित्रकूट में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़। इसके बाद यह राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। ये किसकी बात कर रहा है, यह जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है, इसकी बात कर रहा है कि इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यह लखीमपुर खीरी के उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है, भारत नेपाल की सीमा के करीब। और तराई क्षेत्र के शानदार प्राकृतिक वनों और हरे भरे वनस्पतियों के उजागर करने के लिए किशनपुर और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्यों को शामिल करता है। मतलब जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर किशनपुर और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जो है यह दोनों को अपने अंदर समाहित करता है। अगर अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित है और यह समृद्ध जंगल क्षेत्रों में से एक है। घास के मैदान, आर्द्र भूमि और घने जंगल के संयोजन के साथ जो है इसे जाना जाता है। इसे कार्बेट टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है और जिसे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपका जो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है यह कार्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में स्थित है उसका एक बफर क्षेत्र है। ठीक है, तो ये सभी जो फैक्ट हैं याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है कहीं से बन सकते हैं। ठीक, कौन सी नदी लखनऊ को उन्नाव से अलग करती है। घाघरा, सई, गंडक या हिंडन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सई नदी लखनऊ को उन्नाव से अलग करती है। सई नदी जिसे गंगा के आदि गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह गोमती की सहायक नदी है। इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में परसोई से होती है और यह लखनऊ को उन्नाव से अलग करती है। नेक्स्ट देखिए, जून 2022 में लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक नामक पुस्तक के चौथे खंड का अनावरण किया गया। ये पुस्तक निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति के चुनिंदा भाषणों का संकलन है। नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद या M वेंकैया नायडू। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रामनाथ कोविंद की। देखिए जून 2022 में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक नामक पुस्तक के चौथे खंड का विमोचन किया, जिसमें चयनित भाषण थे भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई है। झारखंड, पंजाब, हरियाणा या फिर गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात में। देखिए हाल ही में भारत की पहली बालिका पंचायत जिसे बालिका पंचायत कहा जाता है गुजरात के कच्छ जिले के कई गाँव में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, और यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया एक नवाचार है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया था कहाँ पे। मैड्रिड, न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस।
इसका जो सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए मैड्रिड। ठीक, देखिए उत्तर अटलांटिक जो संधि है नाटो, इसके जो शिखर सम्मेलन 2022 या मैड्रिड स्पेन में इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि अभी हाल ही में एक देश शामिल हुआ नाटो में, और इसी के साथ जो है मैं बता दे रहा हूँ फिनलैंड शामिल हुआ है, और फिनलैंड के शामिल होने के बाद नाटो की संख्या जो है, नाटो मेंबर की जो संख्या वो कितनी हो गई, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत की उड़ान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके तहत ट्विटर संस्कृति में भारतीय योगदान के बारे में सूचनात्मक सामग्री तैयार करेगा। इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है। इसमें देश की खेल उपलब्धियों के बारे में पुस्तक प्रकाशित करना शामिल है। कोड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। 1-2 सही है, 2-3 सही है, 1-3 सही है, 3-4 सही है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने गूगल के सहयोग से भारत की उड़ान पहल की शुरुआत की है। इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है, और पिछले 75 वर्षों में भारत की अटूट और समग्र भावना को यह प्रदर्शित करता है। ठीक है, और देखिए गूगल ने संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से सूचनात्मक ऑनलाइन सामग्री बनाने की योजना बनाई है, जिसके माध्यम से गूगल आज़ादी से पहले और बाद में देश के बदलते भारतीयों के योगदान को प्रदर्शित करेगा। तो कथन 2 जो है वो गलत हो जाता है। ठीक, और इस पहल के तहत उपयोगकर्ताओं को भारत के उल्लेखनीय क्षणों को वस्तु देखने के लिए एक अनूठा दृश्य प्रदान करेगा। वे भारतीय इतिहास की प्रतिष्ठित हस्तियों, प्रमुख महिला हस्तियों, इनके साथ साथ देश की जो वैज्ञानिक और खेल उपलब्धियां हैं, इनके बारे में भी अधिक जानकारी जुटा पाएंगे। तो जो कथन चौथा है वो भी सही है। ठीक है, सॉरी, कथन चौथा जो है वो भी गलत है। ठीक, इसमें सही जो है 1 और 3 सही है, और 2 और 4 जो है वो गलत है। विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। 23 मई को, 23 जून को, 25 मई को, या 25 जून को। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, या संसदीय कार्य मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसदीय कार्य मंत्रालय। देखिए, राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन की बात करें, नेवा इस मिशन मोड प्रोजेक्ट में से एक है, और संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में इसे चुना गया है, किसे, संसदीय कार्य मंत्रालय को। नेक्स्ट देखिए, आश्वासन अभियान निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है। एनीमिया, मलेरिया, क्षय रोग, या टाइफाइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षय रोग से। देखिए, जनजातीय टीबी पहल के दायरे में भारत के 174 आदिवासी जिलों में क्षय रोग टीबी के सक्रिय मामले खोजे गए हैं। जनवरी 2022 को आश्वासन योजना की शुरुआत की गई थी, और इसे महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में झंडी दिखा करके रवाना किया गया। इस पहल के तहत 68,019 गाँव में घर घर जाकर टीबी की जाँच की जाएगी। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुंदेलखंड में। मई 2022 में भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गुजरात, या फिर उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। देखिए, मई 2022 में भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्तों वाले भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग PIC की 118वीं बैठक का आयोजन किया गया था इन दोनों के मध्य। ठीक है, 117वीं बैठक जो है वो इस्लामाबाद में हुआ था 2022 में। ठीक है, 3 मार्च 2022 को, और जो आपकी 118वीं बैठक है वो नई दिल्ली में हुई है। तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह 18 से 40 वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद जो योगदान करता है उसे 10,000 मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए, इसमें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद अगर मतलब योगदान करता है वह 1,000 जो है ग्राहकों को उनके योगदान के आधार पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की गारंटीकृत मासिक पेंशन जो है वह दिया जाएगा। ठीक है, 10,000 नहीं है, न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है। सूर सरोवर पक्षी विहार जो है ये आपके आगरा जिले में स्थित है। देखिए, इसे 1991 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था, 1991 में।
पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था और यह आगरा जिले में स्थित है। अल्फा फोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह डीप न्यूरल नेटवर्क नामक कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी उपकरण है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो, या फिर केवल दो। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, शुक्रताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरनगर, कौशाम्बी, वाराणसी या फिर सुल्तानपुर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये आपके मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। देखिए शुक्रताल की बात करें तो उत्तर भारत के प्रसिद्ध पवित्र स्थलों में से एक है और यह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। ठीक है, और शुक्रताल वह स्थान है जहाँ शुक्रदेव गोस्वामी ने 5000 साल पहले अभिमन्यु के पुत्र महाराजा परीक्षित को पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जो है वो सुनाया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लाइट मेटल्स अल्बाट्रॉस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आर्कटिक सीज की मूल प्रजाति है और इसे आयुष्यन के तहत संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह अपने जीवन का अधिकांश भाग शीत निद्रा में व्यतीत करता है। यह दक्षिणी महासागर में एक सर्क पोलर वितरण बनाता है। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है या फिर 1 4 सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 जो है, सॉरी, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 4 सही है। ठीक है, देखिए अगर इसकी हम बात करें तो यह अंटार्कटिक समुद्र की मूल प्रजाति है जिसे हाल ही में तमिलनाडु में देखा गया है। ठीक है, इसकी वैज्ञानिक नाम फोबोट्रिया पैलिब्रेट है जिसे ग्रे मेटल अल्बाट्रॉस या लाइट मेटल सूटी अल्बाट्रॉस के रूप में भी जाना जाता है। यह अपना अधिकांश जीवन उड़ान में व्यतीत करता है। तो जो कह रहा है कि यह शीत निद्रा में रहता है यह गलत है। ठीक, और अगर बात करें इसकी जो व्यापक पेलेजिक पर्यावास है और इस प्रकार यह दक्षिण महासागर में एक परिपथीय वितरण बनाता है। ठीक है, तो चौथा कथन जो है वो सही है और इसे आयुष्यन की रेड लिस्ट में संकटापन्न के रूप में रखा गया है। तो दूसरा जो है वो भी कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गोरखपुर और संत कबीर नगर तराई क्षेत्र में आते हैं। पूर्वी क्षेत्र सर्दियों के चक्रवातों से सबसे कम प्रभावित होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। देखिए तराई क्षेत्र की बात करें तो यह दलदली भूमि है जो हिमालय की तलहटी में स्थित है और इसके अंतर्गत बिजनौर, बस्ती, गोरखपुर, संत कबीर नगर, पीलीभीत ये सब जो है क्षेत्र शामिल हैं। तराई क्षेत्रों में जो औसत वर्षा होती है वो 120 से लेकर के 150 सेंटीमीटर होती है और यहाँ तापमान जो है 18 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक पाया जाता है। अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत शाहजहाँपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, मिर्ज़ापुर जिले आते हैं और यहाँ पे जो औसत वार्षिक वर्षा 100 से लेकर के 120 मीटर तक होती है। ठीक है, और बता दें कि वर्षा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की जो मात्रा है वो घटती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? कौशल विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय या पंचायती राज मंत्रालय? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय की यह एक पहल है। ठीक है, निपुण यानी कि निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल, यह निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक अभिनव योजना है। तो और इसकी शुरुआत क्या है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। कह सकते हैं कि एक नोडल मंत्रालय है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने CSA6 नामक एक जीन की पहचान की है जो रोकथाम की कुंजी हो सकती है किसकी? अल्जाइमर की, पार्किंसंस की, सिकल सेल एनीमिया की या फंगल संक्रमण कैंडिडियासिस की? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, या फंगल संक्रमण कैंडिडियासिस की एक रोकथाम की कुंजी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वृक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेंदू पत्ते का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। सेनेगलिया कत्था पान के पत्ते को एक विशिष्ट स्वाद और लाल रंग देने के लिए प्रयोग किया जाता है। गोद बबूल की पत्तियों का उपयोग चमड़े की वस्तुओं को रंगने के लिए किया जाता है। सेमल के पेड़ के बीज से खाद्य तेल तैयार किया जाता है। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है? 1 2 1 3 2 3 4 या 1 4? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 3 4 सही है, पहला गलत है। ठीक, देखिए चीड़ या मध्यम कठोर लकड़ी होती है जो हल्के लाल भूरे रंग की होती है और इससे चाय के संदूक, माचिस, फर्नीचर, रोल और तारपीन जो है बनाया जाता है। ठीक है, और सेनेगल कत्था या कत्थे को हिंदी में कत्था या खैर के नाम से जाना जाता है जो हार्टवुड से निकाला जाता है और पान के पत्ते को एक विशिष्ट स्वाद और लाल रंग देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेमल की बात करें
तो यह बीजों से इसके बीज से खाद्य तेल बनाया जाता है। और अगर बबुल गोंद की बात करें तो इसके छाल से चमड़े की वस्तुओं को रंगने के काम आता है। तेंदू पत्ते की अगर बात करें तो इसके पत्ते का प्रयोग जो है बीड़ी या भारतीय सिगार जो है बनाने के लिए, बीड़ी को लपेटने के लिए इसके पत्ते का प्रयोग किया जाता है। तो पहला जो है वो गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सिरपुर आर्द्रभूमि, सांडी पक्षी अभयारण्य, भोज आर्द्रभूमि या सांख्य सागर? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सांडी आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए रामसर अभिसमय जो आर्द्रभूमि अभिसमय के रूप में जाना जाता है, जो 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था और 1975 से यह लागू हुआ था। 1971 में इसकी बैठक हुई थी और 1975 से यह लागू हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रामसर, ईरान की एक जगह है कैस्पियन सागर के तट पर, वहीं पे इसका आयोजन किया गया था। और अगर हम उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों की बात करें तो इसमें ऊपरी गंगा नदी घाटी जो ब्रज घाट से नरौरा तक है वह शामिल है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में स्थित है। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में स्थित है। और समसपुर जो पक्षी अभयारण्य है यह आपके रायबरेली में स्थित है। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में। पार्वती आरगा पक्षी अभयारण्य आपके गोंडा में है। सरसई नंवर झील जो है इटावा में। सूर्य सरोवर या कीठम झील जिसे कहा जाता है आगरा में स्थित है। हैदरपुर आर्द्रभूमि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर में स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश की आर्द्रभूमियाँ हैं। उत्तर प्रदेश की टोटल 10 आर्द्रभूमियाँ, ठीक है। और यदि पूछ ले कि सबसे अधिक किस राज्य में आर्द्रभूमि है तो इसका जो सही आंसर है, सबसे अधिक रामसर स्थल अगर पूछ ले कि किस राज्य में है तो वो है आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अभी जो है वर्तमान में 14 रामसर स्थल हैं और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10। डब्ल्यू बोसोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह द्रव्यमान रहित और विद्युत रूप से तटस्थ। इसे पहली बार 1983 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में देखा गया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए डब्ल्यू बोसोन को पहली बार 1983 में फ्रेकोस्वीम सीमा पर स्थित यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन में देखा गया था। तो दूसरा कथन जो है वो सही है। फोटोन के विपरीत जो विद्युत रूप से तटस्थ है, W+ और W- दोनों पैमाने पर और चार्ज होता है। तो पहला जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है, दूसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे पेटेंट्स विजन 2025 का अनावरण किया? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने, वित्त मंत्रालय ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने या भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी ने? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, RBI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है पेमेंट्स विजन 2025 पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य है प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित तीव्र सुविधाजनक सुलभ और किफ़ायती ई भुगतान विकल्प प्रदान करना। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? भारतीय वायुसेना द्वारा, रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा, रॉयल थाई वायुसेना या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना ने एक्सरसाइज पिच ब्लैक का मेजबानी किया था। देखिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 में भाग लिया। इस अभ्यास की मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना ने अपने डार्विन एयरबेस में किया था। और अगर हम बात करें पिच ब्लैक की तो यह एक इंटर ऑपरेटिविलिटी बढ़ाने और प्रतिभागियों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विवार्षिक अभ्यास है। इस पिच ब्लैक अभ्यास की बात करें, भाग लेने वाले राष्ट्रों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, UAE, UK और USA, यह देश जो है इसमें शामिल हुए थे। निम्नलिखित में से किस आयुसीएन श्रेणी के तहत स्लॉथ बियर संरक्षित है? आयुसीएन की किस श्रेणी में स्लॉथ बियर को संरक्षित किया गया है आपको बताना है। सुभेद, संकटग्रस्त, विलुप्त या संकटपन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे सुभेद श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। MIST सबमरीन केबल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक 8100 मतलब 8100 किलोमीटर लंबी समुद्र के भीतर पारदेशी फाइबर ऑप्टिकल केबल प्रणाली है और यह मुंबई के वर्सोवा बीच में टर्मिनेट हो जाएगी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तटीय विनियामक क्षेत्र CRZ निकासी के लिए म्यांमार जो है इसके अंतर्गत कौन कौन देश शामिल है? म्यांमार है, मलेशिया है, भारत है, सिंगापुर। यह सबमरीन केबल सिस्टम की सिफारिश की गई थी और मुंबई में उतरने वाला यह 17वां ऐसा ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम होगा और इसके 2023 में सेवा के लिए तैयार होने की उम्मीद है। मतलब 2023 में यह बन करके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को, 12 अप्रैल को, 11 मई को या 11 अप्रैल को? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 मई को मनाया जाता है।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे है? 132, 160, 180 या 177? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भारत 180वें स्थान पे है, जिसे भारत सरकार द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया था। ठीक है, देखिए जून 2022 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया, जिसमें भारत को 180 सबसे निचला स्थान दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अटलांटिक संधि लागू हुई थी? 1961, 1959, 1975 या 1983? इसका सही आंसर है, बताइए क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1961 में जो है यह लागू हुआ था। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय अंटार्कटिका अधिनियम जो है 2022 बनाया। 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में 12 देशों के बीच अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ताकि अंटार्कटिक महाद्वीपों को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित करने के लिए एक विसैनीकृत क्षेत्र बनाया जाए, मतलब वहाँ पे सैनिक गतिविधियाँ कोई लागू नहीं होंगी। ठीक है, और यह 1961 में लागू हुआ था और तब से लेकर के कई अन्य देशों द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास एमपीलेड योजना के तहत सांसदों को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है, कितना पैसा दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 करोड़ रुपये जो है प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा की गई थी 1993 में। 1993 में इसकी घोषणा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मुख्य रूप से निर्वाचन क्षेत्रों में पीने के पानी, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता और सड़कों आदि के क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर जोर देने के साथ विकासात्मक प्रक्रिया के कार्यों को तेजी लाना और अपने संसदीय क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रत्येक सांसद को जो है दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिशन फॉर एग्रीगेटर डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूटीओ MIDH के अंतर्गत आते हैं। MIDH के तहत देश के आकर्षक या विदेशी फलों जैसे ड्रैगन फ्रूट, कीवी, पैशन फ्रूट आदि के प्रचार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। मंकी पॉक्स किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु। यह एक वायरल डिजीज है। देखिए यह एक वायरल जूनोटिक रोग है जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से कौन से देश ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के हेतु सहमत हुए हैं? चीन, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल या भारत और भूटान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन और पाकिस्तान जो है, चीन और नेपाल जो है इसके लिए सहमत हुए हैं। देखिए अगस्त 2022 में चीन और नेपाल द्वारा ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाने पर सहमति व्यक्त की गई है। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि अनवरत जब तक आपका एग्जाम होने जाता है प्रैक्टिस सेट ऐसे ही आते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन के साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, और करंट अफेयर वाला सेक्शन भी जल्द ही कवर किया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत होकर के बस अपनी तैयारी करिए, और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और जिसका लिंक जो है आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है, दे दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे पिन कर दिया गया है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।